अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं कि मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर। बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर, कनाडा और इंडिया को लेके आप क्या कहेंगे? कैसे टर्म्स चल रहे हैं इस वक्त? पीएम मोदी की स्टेटमेंट भी आई है और जैसे कि आपने देखा ही होगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे कनाडा के साथ बात करने में। हाँ, देखो सच्चाई है कि भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में काफी खटास आई है। जब से जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट पास किया था कि जो हरजीत सिंह निज्जर एक खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो था उसको मारा गया था वो कनाडा में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि क्रेडिबल एलिगेशन है कि कोई भारत का एजेंट इसमें इन्वॉल्व था। तो भारत ने उसको बिल्कुल नकारा किया कि अगर कोई एविडेंस है तो आप हमारे को दें, मगर कोई एविडेंस तो कनाडा के पास था नहीं। और उस जो एलिगेशन थी उसमें कोई तथ्य नहीं था, सच्चाई नहीं थी। तो सच्चाई ये हुई कि रिलेशनशिप खराब हो गए भारत और कनाडा के वहां से बहुत ज्यादा। और भारत बार बार खाली जो बता रहा है कनाडा को, जो खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज्यादा लगाव दे रहा है कनाडा, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं ये सबको पता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और वो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह की, जो कि प्रो खालिस्तान है, उससे मदद ली हुई है। और इसलिए वो जो स्टेटमेंट है वो प्रो खालिस्तान देते हैं। खालिस्तान को वहां छूट दी गई है। वो काफी हद तक जो गुरुद्वारों में भी कुछ स्टेटमेंट पास करते हैं। तो ये भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया जस्टिन ट्रूडो को, जब तक ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट बंद नहीं करेंगे, खालिस्तानी जो एक प्रकार आतंकवादी उनके ऊपर आप नकल नहीं कसेंगे, भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते। और इससे नुकसान दोनों देशों को होगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर कनाडा को ज्यादा होगा। स्पेशली कनाडा बहुत इंटरेस्टेड है कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है सर। कनाडा चाहता है कि वो भारत के साथ ट्रेड करे, लेकिन साथ साथ किसी और कंट्री में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि गवर्नमेंट उठकर इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रही हो जो कि खालिस्तान या कोई भी इस किस्म की ग्रुप जो किसी भी कंट्री में अलग होना चाहते हैं। इसमें गवर्नमेंट यूजुअली नहीं पड़ती है, तो आखिर ये कनाडा की गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैंने बताया आपको आरजू पहले भी कि चक्कर ये है कि जस्टिन ट्रूडो, अगर आप उसके फादर को भी देखें कि जब वो हम्म। कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, जिसके अंदर एयर इंडिया का जो जहाज था उसको उड़ा दिया था हवा में ही। तो उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो कैनेडियन थे, कैनेडियन सिटीजन थे जो थे। मगर उसकी भी जो इंक्वायरी थी उसको काफी साल लगे, 15 से 20 साल लगे, और फिर भी कोई नतीजे नहीं पहुंचे। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कनाडा का, और कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो उसके फादर का भी ये ट्रैक था। अब ये जस्टिन ट्रूडो है वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो गवर्नमेंट है एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है और वो क्रचिज पे है। ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह की जो कि प्रो खालिस्तानी है, उसकी मदद से उसने जो एक प्रकार से गवर्नमेंट बना रखी है। और सुनने में ये भी आया था शायद उन्होंने अभी गवर्नमेंट से अपना जो सपोर्ट था वो ले लिया है। मगर ये सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो इज प्लेइंग टू द गैलरी। वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। मगर उनको ये समझना चाहिए इससे भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप में बहुत नुकसान होगा। और उससे क्या होगा कि भारत जो कि चाहता था कि ये अच्छे रिलेशन हो, ट्रेड बढ़े, और स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा मैंने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों देशों को फायदा है, मगर भारत से ज्यादा कनाडा को है। और अगर इस प्रकार की अप्रोच जस्टिन ट्रूडो की रही और वो बार बार ये बात दोहराते रहे कि एक तो जो हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा में मारा गया था, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में चार बातें बताई
कि अगर आपके पास आप बार बार क्रेडिबल एलिगेशन बोलते हैं, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है तो वो हमें दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज तक वो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है। दूसरा, हमने बोला कि अगर ऐसा आप हरदीप सिंह निज्जर है वहां पर जो आप देखें सुखदूल सिंह मारा गया, उसके बाद सुखदूल सिंह भी मारा गया था जिसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इन्वॉल्व था। तो वहां पर इंटर गैंग राइवलरी बहुत चलती है, वो इंटर गैंग राइवलरी से मारा जा सकता है, मगर उसके ऊपर वो चुप है। उसके बाद हमने बोला कि जब ऐसी बात है, जब करीमा बलूच को मारा गया वहां पर, तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ये सबको पता है आईएसआई ने करीमा बलूच को कनाडा में मरवाया, उस समय बिल्कुल कनाडा की गवर्नमेंट चुप थी। तो यह सच्चाई है, दोहरापन है जस्टिन ट्रूडो का। जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अपने देश को नीचे ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो खालिस्तान मूवमेंट को एक प्रकार से हौसला दे रहे हैं, और वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। और यह सच्चाई है कि जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट वहां बढ़ती जा रही है, वो नुकसान कनाडा को ही होगा, ये उसको समझना चाहिए। और ये भी सच्चाई है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है वो कनाडा में हुआ है, भारत का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ हुआ है तो आप उस पर एक्शन लें, आप पकड़े जिनको लगता है कि जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने अब तक, बस वो एक क्रेडिबल जो एलिगेशन की बात बार बार करते रहते हैं, एक जो ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। मगर आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो बहुत ही वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अपने देश में भी एक्सपोज हो चुके हैं और वर्ल्ड में तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भारत के साथ आज की तारीख में कनाडा के जो रिलेशन है वो काफी जो है वो ठीक नहीं है, और उसका जो रीजन एक ही है, जो जस्टिन ट्रूडो की फॉरेन पॉलिसी है, जिस प्रकार से वो खालिस्तान मूवमेंट को एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। अर्जुन सर, जाहिर है कि किसी भी कंट्री को इस तरह की बात मंजूर नहीं होगी कि जो इस किस्म के लोग जाके कनाडा में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे वहां के प्राइम मिनिस्टर उनका साथ दे रहे हैं। ये बात बहुत से पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी बहुत हैरत होती है ये देखकर। लेकिन सर, एससीओ की मीटिंग नजदीक आती जा रही है। कहा तो यही गया है आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से कि कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं होगी, वो भी हमने मतलब सुना है, और आई बिलीव कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन क्या बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं सर कि ऐसा नहीं हो सकता कि अथॉरिटीज के साथ उनकी बात ना हो, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कोई डायलॉग ना हो, या आपको लगता है नहीं किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी? आरजू ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सच्चाई है कि ये एससीओ की मीटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। ये मल्टीलैटरल फोरम है, और इसके लिए जो मल्टीलैटरल फोरम में बायलैटरल बातचीत डिस्कस नहीं होती अनटिल कोई देश आपस में बातचीत करना चाहता साइड लाइन में। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में बहुत ही खटास है, और मुझे लगता नहीं कि कोई बातचीत साइड लाइन में होगी। और ये भी सच्चाई है, भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बार बार इस चीज को दोहराया है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, जब तक ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भारत में भेजना बंद नहीं करेगा, भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। और मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और वही अब करेंगे। अगर आप देखें ये एससीओ की मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीओ है, इसमें कोई शक नहीं, जिसके अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट भी हैं, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस का हिस्सा है, और इकोनॉमिक डिस्कशन भी होगी। मगर क्योंकि पाकिस्तान में ये मीटिंग थी तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, जबकि हेड ऑफ स्टेट जाते हैं। मगर ये सच्चाई है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर शंकर गए हैं। तो वो एक सच्चाई है कि रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। ये मल्टीलैटरल फोरम है, और इसके अंदर कोई भी जो बायलैटरल टॉक नहीं होगी ऐसा लगता है, और चाहे वो साइड लाइन में क्यों ना हो। अर्जुन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इस रीजन में कहीं ना कहीं टेंशन तो अभी भी बनी हुई है, चाहे वो ईरान को लेकर हो, और जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया, फिर इजराइल की तरफ से बात की गई। आपको लग रहा है ये बात कहीं पे रुक पाएगी, या इस वक्त ये चीज सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है?
ये जो बात आप आरजू अभी इजराइल और ईरान के बात बारे में कह रहे हैं। जी 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 सर। हाँ, देखो ये तो अब फैलने वाला है, क्योंकि अब बॉल बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल, और मुझे लगता है इजराइल अब पलटवार करेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को जैसे पता है कि 200 के करीब जो फतह है मिसाइल वो दागी थी ईरान ने इजराइल पे। ये ठीक है कि 95% के करीब वो मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी आयरन डोम से, मगर ये भी सच्चाई इजराइल में कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ था। अब पलटवार करेगा इजराइल, जो बार बार कह रहा है कि वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग होगा और बहुत ही फेटल होगा और क्रेडिबल होगा। तो मुझे लगता है कि इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है, और जिस प्रकार से सोच विचार है कि 3 टारगेट हो सकते हैं। एक हो सकता है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, दूसरा हो सकता है उसकी जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, या तीसरा जो कम्युनिकेशन सेंटर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, लीडरशिप को एक प्रकार से टारगेट कर सकता है। मगर आप देखें कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो एक वाइबल टारगेट तो है, मगर ईरान ने उसको, पता है ईरान को कि उसको टारगेट किया जाता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, और उसको प्रोटेक्ट किया गया है 2 से 3 किलोमीटर वो डीप इनसाइड है जमीन के, और उसको इस तरीके से किया कि कोई भी ऐसा बम नहीं है कि जो इतना पेनिट्रेट करे। मगर ये भी सच्चाई है कि कुछ एक समय में मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है आईआरजीसी के इंटेलिजेंस एक प्रकार से ग्रुप के अंदर। अगर आप देखें जिस प्रकार से इस्माइल हानिया मारा गया, जो कि हमास का कमांडर था, वो मारा गया था तेहरान में। उसके बाद हसन नासरुल्लाह मारा गया, फाबूज शकूर मारा गया, और उसके बाद एक प्रकार से जो सफेदी जिसको अभी नॉमिनेट किया था हसन नसरुल्लाह, उसको मारा गया। तो कहीं ना कहीं मुसाद जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया है उसने इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान की, और वो कई अटैक करा रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हो सकता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में भी कोई ना कुछ वो कर सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं होगा। जो दूसरा ऑयल सेक्टर का है वो अमेरिका भी बहुत प्रेशर डाल रहा है, और बाकी गल्फ कंट्री भी डालनी है कि उस पर हमला नहीं होना चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं इसकी इजराइल की, उनके ऊपर करेगा। इसके साथ साथ ईरान ने वार्निंग दी है बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी, यूएई है, कतार है, कि अगर आपने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया इजराइल से, तो फिर हम आपके ऊपर भी पलटवार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जो ऑयल और गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर पे अगर हमला हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये पलटवार होगा, और एनर्जी सेक्टर हो सकता है कि जो गल्फ कंट्री की दूसरी देश हैं उनके भी ईरान जो है बर्बाद करे। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हुआ, और अमेरिका भी नहीं चाहता, और जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी ट्राई कर रही हैं कि ऐसा ना हो। और तीसरा, जैसे लीडरशिप को, अयतुल्ला अल खमानी को भी वो टारगेट कर सकते हैं अगर उनका इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं, या जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो उनके आर्मी हेडक्वार्टर और लोअर हेडक्वार्टर उन पे भी। अब क्या करेगा ये तो समय बताएगा, मगर ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि पलटवार इजराइल करेगा, और ईरान पे कितना बड़ा नुकसान होता है उससे फिर ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा। क्या ये लड़ाई बहुत ज्यादा फैल सकती है? अभी तो लग नहीं रही इतनी, मगर हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई फैलती है तो इसमें अमेरिका के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर हो सकता है अब जिस जिस प्रकार से ईरान और रूस के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रेसिडेंट जस्कियान है वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले हैं, जिस प्रकार से ईरान ने अपने हथियार दिए थे जो रूस को, स्पेशली शाही ड्रोन, तो ऐसे में अब रूस भी ईरान की काफी मदद करेगा। और यह भी सुनने में आया है
कि जब हम बात कर रहे हैं कि इजराइल के इस्तेमाल कर सकता है F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं, जो स्टेल्थ हैं, जो 5th जनरेशन है, मगर ये भी सच्चाई है कि जो S-400 है, जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस के पास है, जिसको भारत ने भी लिया, चीन ने भी लिया, टर्की ने भी लिया, वो कहीं ना कहीं रूस ने ईरान को दे दिया है और ईरान के पास वो है अभी, और उसको जो रशियन ही टेक्नीशियन चला रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं होगा F-35 के लिए भी, क्योंकि S-400 जो है वो डिटेक्ट कर सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी। तो ये समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई फैलेगी। और ये लड़ाई यही नहीं कि जो इजराइल वर्सेज अभी ईरान है, इजराइल वर्सेज जो हिजबुल्लाह है वो बढ़ती जा रही है, और उसमें हिजबुल्लाह को जब तक इजराइल पुश नहीं कर देगा, जब तक वो बैरूट तक नहीं ले जाएगा, एक बफर जोन नहीं बना देगा, जब तक वो 80 से 90 हजार जो इजरायली गए हैं प्लान करके नॉर्थ इजराइल से वापस नहीं ले आता, मुझे लगता नहीं कि इजराइल उसको मानने वाला है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो हिजबुल्लाह है या हमास के साथ, और होती रेबल तो वैसे ही एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये लड़ाई फैलेगी। अब ये कितनी फैल सकती समय बताएगा, पर सच्चाई यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में ये लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। अमेरिका भी नहीं चाहता इस लड़ाई को, स्पेशली जब इलेक्शन है नवंबर में। यूरोप नहीं चाहता, मुस्लिम कंट्री नहीं चाहते, मगर अनफॉर्चुनेटली सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जिस प्रकार से ये लड़ाई लगता है कि बढ़ सकती है, और अभी तो बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल का अब क्या रिस्पॉन्स होगा ईरान पे, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। अगर इस पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है ईरान का, तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, ईरान भी पलटवार करेगा, और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर अमेरिका जो है वहां पे आपने भी जैसे कहा इलेक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोगों का ख्याल है कि अमेरिका इस लड़ाई को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका की अपनी हालत भी जो है वो काफी खराब बताई जा रही है कि हो गई है, पहले के मुकाबले में अमेरिका अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा जैसे पहले था। तो फिर ऐसी सूरत में कौन सी कंट्रीज ऐसी आपको दिखाई देती हैं जो इसको रुकवाने की कोशिश कर सके? उसे 1 साल हो गया है अभी पूरा, बल्कि 1 साल से कुछ दिन ज्यादा ही हो गए इस वॉर को। देखो, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई को रुकवाना। अभी अमेरिका जो बाइडेन है वो चाहता कि लड़ाई में रुके, कोई ट्रूस हो हिजबुल्ला और एक प्रकार से इजराइल के बीच में भी। वो उसकी वजह ये है कि अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो वो बाइडेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, और क्योंकि वो इसका मतलब पीस नहीं कर पाए, और वो कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट, उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका तो चाहेगा कि अब ये लड़ाई का दायरा अभी ना बढ़े, मगर जो इजराइल वो सुनने वाला नहीं। इजराइल अमेरिका से शेयर भी नहीं करेगा कि ये क्या करने वाला ईरान के साथ, ये सच्चाई है। क्योंकि ये विंडो मिली हुई है, इजराइल को मालूम है कि आज की तारीख में अमेरिका अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है नवंबर के इलेक्शन तक, और वो अपनी मनमानी करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इजराइल सुनने वाला है अमेरिका की, क्योंकि कोई अभी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अब लड़ाई अगर ज्यादा होती है तो ये फैलेगी, और अगर ये फैल गई तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। और यूरोप भी ये इसको बार को कह रहा है बार बार, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहती लड़ाई ये बढ़े, और वो भी शिया सुन्नी में बटी हुई हैं, कोई ईरान के साथ खड़े नहीं है। कुछ ही कंट्रीज हैं, जिस प्रकार से आप कहें लबनान है, उसके बाद आपका यमन है, या टर्की है किसी तरीके से, और तो या ये जो मलेशिया है इराक और सीरिया में, इसके अलावा है नहीं। सब चाहते हैं कि शांति आए, क्योंकि इससे ऑयल और गैस की जो जाती है मिडिल ईस्ट से पूरे वर्ल्ड में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। मगर मुझे लगता नहीं इजराइल इस चीज को सुनेगा नहीं, इजराइल पलटवार करेगा। इजराइल कितना बड़ा पलटवार करता है इससे आगे डिपेंड होगा कि ये लड़ाई का दायरा कितना बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन जाहिर है कि एक आम सिटीजन के तौर पे तो मैं यही चाहूंगी कि ये लड़ाई ज्यादा ना बढ़े और कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।